हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम अपने शेमुशी के आपके द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने अपने अनुवादों को कर लिया। अब हम आए हैं उनके अभ्यास कार्यों पर। ठीक है, कि कौन सा अभ्यास करने वाले हैं, ये हमारी जो पुस्तक में आपको आपकी जो किताब है शेमुशी उसमें जो आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि उनमें भी आपको प्रत्यय संधि ये सारी चीजें बताई गई हैं। अपन ने तो पैराग्राफ में भी अलग अलग करके पढ़ ली हैं, लेकिन और भी जो आपकी पुस्तक में दी हुई है हम उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए, एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। हमने क्यों के द्वारा बोला, एक पदेन क्यों बोला हमने? एन जो शब्द है वो के द्वारा का अर्थ बताता है, क्योंकि वो तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है और करणे तृतीया है ना। तो जहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी यानी के द्वारा का अर्थ होगा, वहां पे हम एन शब्द लगा देंगे। पद हमारा कैसा था, अकारांत शब्द था, इसलिए एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न आता है माता काम आदिशत, यानी माता काम यानी किसको, माता काम आदिशत किसको आदेश देती है, किसको आदेश दिया, माता ने अपनी पुत्री को। तो क्या हो जाएगा, माता पुत्रीम आदिशत। अब हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बात बहुत क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसी कि जो भी विभक्ति आपको कहाँ दिखे, थोड़े से बोल्ड कर दें, नहीं तो दिखेंगे नहीं आपको ये अक्षर। अपन आज हम ये वाला ले लेते हैं पेन, रेड तो बहुत यूज कर लिया। क्योंकि जो विभक्ति आपकी किसमें प्रश्नवाचक शब्द में लगी हो, प्रश्नवाचक शब्द में जो विभक्ति लगी हो उसी उत्तर भी उसी विभक्ति का आता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे देखिए काम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी थी, क्योंकि माँ हलंत कहाँ आता है, ध्यान करिए, माँ हलंत कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द्वितीय विभक्ति है। काम ऐसे भी लिखा हो सकता है और काम ऐसे भी लिखा हो। कम आता है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, काम आता है इसके लिए। ठीक है, अब देख लीजिए ये हो गया। तो काम जो शब्द है द्वितीय विभक्ति का है, तो जो पुत्री शब्द था उसका भी द्वितीय विभक्ति का रूप बनाइए, तो ये काम, तो ये भी हो गया पुत्री। ठीक है, ध्यान किया, एक जैसे ही आए। ऐसे ही अगर लिखा हुआ हो, प्रश्न उत्तर दिया हुआ हो कि माता पुत्रीम आदिशत, अब पुत्री के स्थान पे आप प्रश्नवाचक शब्द बनाइए, तो क्या लिखेंगे आप, काम। क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति है तो स्त्रीलिंग वाचे ही किम शब्द के हम द्वितीय विभक्ति का, किम शब्द के द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप उठा लेंगे। तो एक वचन में क्या बनता है हमारा, काम। ठीक है, ये हम आपको एक चीज बताते जा रहे हैं, एक जानकारी है आप लोगों के लिए, कि हमें पता नहीं चलता ना कि हम क्या विभक्ति की क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ कान लिखा है तो यहाँ तंडुलान लिखा है, कीदृश है तो किस प्रकार का लिखा है। ठीक है, अब चलिए हो गया हमारा। अब यहाँ हो सकता है यहाँ पे माता अगर कह दें कि माता पुत्रीम आदिशत, और अगर ये उत्तर दे के आपसे पूछे कि बताओ इसका प्रश्न बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, और कह दिया माता के स्थान पे लगाइए। तो माता जो शब्द है मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का कौन सा है, एक वचन का रूप क्या बनता है, माता। तब हम जो किम शब्द का, वो भी किस लिए, स्त्रीलिंग वाले, क्योंकि मातृ शब्द माता कौन है, स्त्रीलिंगवाची है। तो किम का भी स्त्रीलिंगवाची, फिर कौन सा लगाएंगे हम, किम का प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का लग जाता का। अगर देखिए दोनों ही जगह की हम आपको बात बता देते हैं कि अगर यहाँ पे पुत्री के स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द आना होता तो हम काम लगाते, और वहीं पे माता के स्थान पे यदि प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, हमारा का शब्द लगाते। ठीक है, ये हम साथ साथ में क्यों बताते जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न निर्माण करना भी आपके प्रश्न उत्तर में आता है आपके। तो हम प्रश्न से उत्तर देना भी सीखें, उत्तर से हम प्रश्न बनाना भी सीखें, दोनों चीजें अपन को साथ साथ करना है। अब ऐसे कहते हैं स्वर्ण काकः। अब देखिए अगर उन्होंने लिखा है एक पदेन उत्तर, तब तो आप सिर्फ क्या लिख देंगे, आप इतना पुत्रीम, ज्यादा कुछ रामायण लिखने की जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा है एक पद में ही देना है। ठीक है, लेकिन हमने वाक्य में आपको क्यों लिख के बताया,
इसलिए कि यदि उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया कि संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए, भले ही आपको लिखना तो केवल एक पद ही है, क्योंकि बाकी के शब्द तो आपको प्रश्न में से मिल ही गए हैं। वैसे क्या होता है, आपको अगर वाक्य में ही उत्तर बनाना हो तो क्या कीजिए, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे बस उसका उत्तर लिख दीजिए, बाकी के शब्द हमारे कहाँ से मिल जाते हैं, हमारे प्रश्न में से ही मिल जाते हैं। तो बस ज़्यादा बड़ी कोई बात है नहीं उसमें। तो अगर एक पद में लिखना है तब अकेला आप पुत्रीम लिख दीजिएगा, और अगर वही कहना कि एक वाक्य में लिखिए तो माता वहीं से लिख दिया, काम के स्थान पे पुत्री लिख दिया और आदिशत की जगह पे आदिशत लिख दिया, बस वाक्य बन गया, लो हो गया। कौन सी बड़ी बात थी इसमें बनाने में। ऐसे ही कहते हैं स्वर्ण काकह यानी सोने का कौआ, कान यानी किसको, अखादत खाता है ना, किसको खाता है, तो स्वर्ण काकह किसको खाता है, तंडुलान। अब कान शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखा हुआ है, तो तंडुल शब्द है यानी चावल जो शब्द है उसमें भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा। जैसे राम का बन जाता है रामान, बालक का बन जाता है बालकान, और बालकों को, क्योंकि चावल एक को नहीं खा रहा था, एक चावल के दाने को खा रहा था, तो अगर एक चावल के दाने को खाता तो यहाँ लिखते हम तंडुलम, क्या लिख देते, तंडुलम। लेकिन चावल का एक दाना तो खाएंगे नहीं भाई, चावल खाएंगे तो 2-4 पक्षी, कोई गिन रहा कि उसने एक खाया कि बहुत सारे, इसलिए चावल का हमने बहुवचन का रूप ले लिया। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा कि किसको खाता है, तो वहां पे हमने कह दिया चावलों को खाता है, तो तंडुल का बहुवचन का द्वितीय विभक्ति का रूप बना दिया तंडुलान। यहाँ कान लिखा है तो ये भी बन गया तंडुलान, ठीक है, ये तंडुलान शब्द बन गया। एक पद में उत्तर लिखना हुआ हो तो क्या लिखेंगे आप, सीधा कान के स्थान पे आपको सिर्फ यहां लिख देना है तंडुलान, ठीक है। लेकिन यदि एक वाक्य में वही बात आ जाए तो क्या करेंगे, बस ये परिवर्तन कर देंगे, बाकी सब चीजें यहीं से आ जाएंगी। तो उत्तर क्या बन जाएगा, स्वर्ण काकह तंडुलान अखादत, कि स्वर्ण काक ने चावलों को खाया। अब कहते हैं प्रसादः, प्रासादः, प्रसाद नहीं हो प्रासाद यानी महल, कीदृशः वर्तते, किस प्रकार का था, कीदृशः वर्तते, तो कीदृशः था, अब क्या बताना है कैसा था, सोने का था, स्वर्णमय था, तो प्रासादः कीदृशः की जगह आ जाएगा स्वर्णमयः, स्वर्णमयः। अब देख लीजिए कीदृशः शब्द के भी भाई बहुत, इसके भी कैसे होते हैं, 3 रूप में हो जाते हैं। कैसे, कीदृशः आता है किसके लिए, पुल्लिंगवाची शब्द के लिए, कीदृशा आ जाता है स्त्री के लिए, और कीदृशम किसके लिए आ जाता है, हमारी कीदृशम आ जाता है नपुंसक लिंग के लिए। तो यहाँ पे आप इससे देख लेंगे, जैसे राम में रामः बनता है, और अगर बालिका बनती तो बड़िया की मात्रा आ जाती है, और फलम में फल में माँ जुड़ जाता है तो वो नपुंसक लिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार का है, तो स्वर्णमय जो शब्द है उसमें भी यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी विसर्ग लगाना। और यहाँ पे अगर कीदृशा लिखा हुआ होता तब आप उत्तर में लगाते स्वर्णमया। यहाँ अगर लिखा होता कीदृशम, उत्तर लिखना भी बहुत आसान है, आप इसको इसमें जुड़े हुए प्रत्यय को देख लीजिए तो अपने उत्तर में भी प्रत्यय वही जोड़ लीजिए। कीदृशम तो यहाँ हो जाता स्वर्णमयम, लीजिए तीनों वचनों में बन जाता। लेकिन उनने कहा है कि यहाँ पे वो खुद ही कह रहे हैं कि किस प्रकार का, तो उसको पुल्लिंगवाची शब्द में ही उत्तर दो, तो लिख दीजिए स्वर्णमयम, बस कौन सी बड़ी बात है। कि प्रासादा कीदृशा वर्तते, कि महल किस प्रकार का था, तो प्रासादः स्वर्णमयः वर्तते, सोने का था, सोने का बना हुआ था। आगे देख लेते हैं गृहम आगत्य घर आकर, तया यानी उसके द्वारा, सम उद्घाटिता, ठीक है, ये है कया यानी किसको, गृहमागत्या यानी घर आकर, कया सम उद्घाटिता किसको उद्घाटित किया गया, किसको किया गया, तो यहाँ कहेंगे मंजूषा को। तो कया में भी देख लीजिए बड़िया की मात्रा है, तो ये मंजूषा भी बड़िया की मात्रा है, किसको किया गया, मंजूषा को किया गया। लीजिए अपना हो गया, वो गलत लिखा हुआ है तया, ठीक है, सही कर लीजिएगा, प्रश्न है आपकी बुक में ही दिया हुआ है। लोभाविष्टा यानी लोभ में आविष्ट होकर बालिका, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, किस प्रकार की मंजूषा को लाती है, नयति, नय धातु होता है लाने के लिए, नी धातु होती है नय के अनुसार उसके रूप बनते हैं, ठीक है। तो कीदृशी किस प्रकार की मंजूषा को लाती है। अब यहाँ देख लीजिए कीदृशी है ना शब्द,
यानी ये कौन सा है, स्त्रीलिंगवाची है, कीदृशः नहीं है, कीदृशीम लिखा हुआ है। अब समझ लीजिए, कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, कीदृशम, इस प्रकार से तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। तो क्या हो गया, कीदृशीम यानी किस प्रकार की पेटी को लाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बृहत्तमाम, बड़ी पेटी को, बृहत्तमाम मंजूषाम नयति। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी माँ लिखा हुआ था, अंक की बिंदी का अर्थ क्या होता है, महलंत, तो यहाँ पे भी महलंत आ गया, बृहत्तमाम की दृष्टि हो गई बृहत्तमाम। अब आगे देख लेते, देखिए उत्तर अगर अकेले एक शब्द में लिखना हो तो आप क्या लिख देंगे, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजुषाम नयति, आप लिखेंगे बृहत्तमाम। और अगर सबसे बड़ी, बृहत्तम और को लगाना था उसमें अर्थ, इसीलिए उसमें महलंत लगा दिया, बृहत्तमाम। ठीक है, और अगर उत्तर पूरा लिखना है तो कीदृशीम के स्थान पे इसको लिख के और बाकी के पूरा वाक्य हमारा प्रश्न में से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कहते हैं नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अब कहते हैं, अब इसमें एक पद की कोई कंडीशन नहीं दी है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अब आपको उत्तर पूरा लिखना है। कहते हैं निर्धनायाह, यानी निर्धन की, निर्धन कौन सी, वृद्धाया, यानी निर्धन जो वृद्धा थी उसकी दुहिता कीदृशी आसीत, किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी, तो कीदृशी के स्थान पे अब दुहिता की यानी जो पुत्री है उसकी विशेषताएं लिख दीजिए। तो बाकी तो पूरा वहीं से लिख दिया, आपने सिर्फ इतना अपने मन से लिख देना है, किस प्रकार की थी कि विनम्रा मनोहरा च आसीत। यहीं पे अगर लड़का होता तो क्या आता, विनम्र मनोहर च आसीत, लेकिन यही लड़की है तो विनम्र हो गया विनम्रा, मनोहर हो गया मनोहरा, और च लगा दिया और के लिए, विनम्र और मनोहर थी बस। तो निर्धनायाह वृद्धायाह दुहिता, निर्धन वृद्धा की पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। अब कहते हैं बालिकाया, बालिका के द्वारा पूर्वम पहले कीदृशः काका न दृष्टः आसीत, किस प्रकार का काक नहीं देखा था पूर्व में, बालिका के द्वारा पूर्व में किस प्रकार का कौआ नहीं देखा गया था। तो कहते हैं बालिकया पूर्वम कीदृशः की जगह पे हो जाएगा एतादृशः। अब देख लीजिए यहाँ पे कीदृशी यानी ये स्त्रीलिंगवाची शब्द था, क्या बन जाते हैं अपना कीदृशः, लड़की के लिए क्या आ जाता है कीदृशीम, कीदृशी, और वहीं पे अगर नपुंसकलिंग होता तो क्या बन जाता कीदृशम। इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के कीदृश शब्द के, यानी जिसका अर्थ होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की या किस प्रकार का, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सबके लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है कीदृशः। अब समझ लीजिए यहाँ पे जो विशेषता आनी है वो कैसी आनी है, पुल्लिंग में आनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग लगे हुए हैं। तो देखेंगे क्या लिखेंगे हम, पूर्वम के कीदृशः के स्थान पे लिखेंगे हम एतादृशः, यानी इस प्रकार का। उन्होंने कहा किस प्रकार का, तो आप कह दीजिए इस प्रकार का। की से बना क्या, किस प्रकार का, और एता शब्द से बन गया कि इस प्रकार का। एतादृशः स्वर्ण पक्षः, यानी जिसके सोने के पंख हैं, रजत चंचुः, यानी जिसकी चोंच कैसी है, चांदी की है, ऐसा स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत, ऐसा स्वर्ण काक पहले उसने नहीं देखा था। ठीक है, तो कितना लिखना है, कीदृशः के स्थान पे लिखना है एतादृशः स्वर्ण पक्षः रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्टः आसीत, ऐसा नहीं देखा था। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तर लिख दिया। आगे देखते हैं निर्धनायाह, यानी जो कौन थी, निर्धन, निर्धन की जो दुहिता थी, निर्धनायाह दुहिता, गरीब जो स्त्री थी उसकी लड़की, मंजूषायाम कानी अपश्यत, मंजूषा में उसने कानी यानी किसको देखा, पश्य धातु होता है देखना, और अपश्यत यानी देखा, भूतकाल की बात हो गई। निर्धनाया दुहिता, निर्धन की दुहिता ने, मंजूषायाम यानी मंजूषा में। अब ये याम शब्द आपको पता है, आपने बालिकायाम पढ़ा होगा। बालिकायाम देखिएगा कहाँ बनता है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है, और सप्तमी विभक्ति जहाँ लग जाती है वहाँ मैं का अर्थ आ जाता है। तो क्या हुआ, जैसे कहते हैं बालिका में, ऐसे ही हो गया मंजूषायाम यानी मंजूषा में। कानी अपश्यत, क्या देखा, तो क्या देखा था उसने,
महारहाणी हीरकाणी, बस मतलब बहुमूल्य हीरे, बहुमूल्य हीरों को उसने देखा। बस इतना उत्तर हो गया। ये भी तो एक पद जैसा ही चल रहा है, बस छोटी छोटी सी चीजें ही तो इसमें जोड़नी है। कौन सी बड़ी बात लिखनी है कि निर्धनया दोहिता मंजूषायाम महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। आगे देखते हैं, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बालिका वृक्षस्य ऊपरी, क्या देख, बालिका जब वहां गई वृक्ष के पास तो उसने क्या देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयम प्रसादः, वृक्ष के ऊपर उसने स्वर्णमय यानी सोने का बनाया हुआ प्रासाद, यानी क्या देखा, महल। प्रासाद का अर्थ क्या हुआ, महल। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष में क्या लगाया, सिया लगा दिया, षष्ठी विभक्ति लगा दी काकी के का अर्थ निकालने के लिए कि वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम, स्वर्ण से बना हुआ प्रासादः यानी महल को दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, पूरा सब कुछ वहीं से आ गया। ठीक है, अब कहते हैं गर्विता बालिका, अभी तो ये निर्धन बालिका की बातें चल रही थी, अब कहते हैं गर्विता बालिका यानी घमंडी लड़की, कीदृशम सोपानम, किस प्रकार के सोपान को, अभी हम देख बताइए, यही कह रहे थे ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए कैसा अलग अलग रूप बदल जाते कीदृश शब्द के। तो देखिए यहाँ लिखा है सोपानम, तो कीदृश आ गया, किस प्रकार की सीढ़ियां। अब सीढ़ी क्या है, नपुंसकलिंग है, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। तो सोपानम तो क्या हुआ हमारा स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगवाची फलम की तरह रूप, तो कीदृश शब्द भी हो गया कीदृशम। ठीक है, कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, बताइए कि किस प्रकार के सोपान की को चाह रहा था, अयाचत किस प्रकार की याचना की उसने, और कीदृशम प्राप्नोत और किस प्रकार की उसने प्राप्त की। बताइए कैसी मांग रही थी, गर्वित बालिका घमंडी लड़की कैसी सीढ़ियां मांग रही थी और कैसी उसको प्राप्त हुई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कीदृशम की जगह लिखेंगे हम स्वर्णमयम। गर्विता बालिका जो घमंडी लड़की थी वो क्या कर रही थी, स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, सोने की सीढ़ियां मांग रही थी, और ताम्रमयम और तांबे की चा प्राप्नोत, और तांबे की उसने प्राप्त की। तो लीजिए ये इसके क्या हो गए, हमारे उत्तर हो गए, जो आपके वाक्यों में भी, संस्कृत वाक्यों में भी लिखने हैं वो भी अपने हो गए। आगे चलते हैं, कुछ विलोम पद देख लेते हैं कि शब्द दिए हुए हैं उनके उल्टे शब्द लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे विलोम लिखा हुआ हो, अगर विपर्याय भी लिखा हुआ हो तो इसका अलग अर्थ नहीं समझिएगा कि विलोम पद कुछ और होते हैं, विपर्याय कुछ अलग होते हैं। ऐसे ही कहें तो समानार्थक, समानार्थी, समानार्थक और पर्याय, ठीक है, ये एक ही बात होती है कि किसी शब्द का समानार्थक या किसी शब्द का पर्याय एक ही बात होती है। ऐसे नहीं है कि विलोम लिखा है तो हम उसको विपर्याय को कुछ और समझें। विपर्याय शब्द का भी अर्थ होता है उल्टे शब्द, यानी जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले, अपोजिट वर्ड कहते हैं जिनको। पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, तो उसका उल्टा क्या हो गया, पूर्वम। हसितुम यानी हंसते हुए, तो ये हो गया रोदितुम। ठीक है, अब कहते हैं अधः, अधः का अर्थ हुआ ऊपर, अधः का अर्थ हुआ नीचे, तो उसका उल्टा हो गया ऊपरी। श्वेत, श्वेत का अर्थ हुआ सफेद, तो उसका उल्टा हो जाएगा कृष्ण। ऐसे ही कहेंगे सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब हुआ सूर्य जब अस्त हो जाए, उसका उल्टा क्या हो गया, सूर्योदय। तो ये हमारे क्या हो गए आपके जो पाठ्यपुस्तक में विलोम दिए हुए हैं। अब संधि देख लेते हैं। ठीक है, संधि कहाँ पे जैसे अपन ने पहले भी बता चुके है ना, आपकी पाठ जब पढ़ा रहे थे उसमें तो हम बताते ही जा रहे थे, साथ साथ में अब भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है नि अवसत, जो न्यवसत आपने शब्द देखा था वो किन दो शब्दों से मिलकर बना था, नि और अवसत से। कैसे बना, इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें हुई है हमारी यण संधि कि जो न में छुपा हुआ, छुपी हुई जो ई थी, ई हो गई गायब, क्योंकि उसके बाद आ गया था अ, है ना। इसकी जो ई थी आगे आने वाले भिन्न स्वर की वजह से हो गई गायब, और वो क्या बन गई, य बन गई आधी। लेकिन पीछे जो अ था उसने कहा कि या में तो बदल गई लेकिन हम तुम्हें पूरा कर देते हैं, तो ये बन गया न्य, और बचा क्या, वसत। क्योंकि यण संधि का नियम क्या कहता है, इको यणचि, एक को यण कर दीजिए। एक के अंदर आने वाले स्वर कौन से होते हैं, ई, उ, री और री, और
इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ई के बाद ई को छोड़ के दूसरा कोई भी आ जाए, ऊ के बाद ई, ऊ के बाद ऊ ना आए, असमान कोई भी स्वर आ जाए, री के बाद री ना आए, असमान आ जाए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर होगा तो ये किस में बदल जाएंगे, ई बदल जाएगा य में, ऊ बदल जाएगा व में, री बदल जाएगा र में, और ली बदल जाएगा ल में। तो ये होता है इक के अंदर आते हैं ये वाले वर्ण और यण के अंदर आते हैं ये वाले। तो सूत्र कहता है इको यणचि, यानी इक को यण कर दीजिए, बस यण संधि हो गई। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ना में छुपी हुई ई या में बदल गई पहले, अब ई जैसे ही निकली ना में से तो ना हो गया आधा। जैसे ही स्वर हटता है किसी व्यंजन में से, व्यंजन को पूरा करने वाला जो होता है वो वर्ण होता है स्वर, तब तक पूरा नहीं हो सकता है व्यंजन। वर्णमाला आपने देखी हुई है, उसमें जब ये लिखा हुआ होता है क, ख, ग, घ, अब ये पता है अकेले व्यंजन नहीं होते हैं, ये स्वर युक्त व्यंजन है, इनके अंदर स्वर छुपा हुआ है। नहीं तो अगर इनके अंदर स्वर नहीं होता ना तो ये आधे ऐसे लटके हुए दिखते। बिना स्वर के व्यंजन हमेशा आधा होता है। जब ये आपको पूरे दिखे तब समझ लीजिएगा कि इसके अंदर, जब इस आधे का के अंदर जब अ आ गया तब ये क बना, क्योंकि बोल के देख लीजिए, बिना अ के क बोल सकते हो पूरा क, अ की ध्वनि तो निकलेगी ही उसके साथ में, है ना। तो जब ये पूर्ण कब होता है, पूर्ण तब होता है जब इसमें अ जुड़ जाता है। फिर इसके बाद कोई मात्रा दिखे तो भाई फिर हमें दिख ही रही है कि आधे क में अगर छोटा अ बना मिला तो वो क बन जाता है। इसी आधे का में जब बड़ा आ मिल जाता है, आ दीर्घ आ मिलता है, तो उसको हम का कह देते हैं, का। और स्वर हटा दीजिए, मात्रा हटा दीजिए, तो बताइए रह गए आधे का। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि न में से जैसे ही ई हटी तो आधा ना रह गया और ई बन गई या, और इस आ ने उस आधे या को पूरा कर दिया तो ये हो गया न्य, और वसत पीछे का पीछे मिल गया, यण संधि हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं सूर्य उदय। अब सूर्य में छुपा हुआ देखिए, अंतिम वर्ण का पहले वाले वर्ण से मेल होता है। संधि का नियम यही होता है कि पीछे वाला जो वर्ण है उसका आगे वाले वर्ण में मेल हो, यही बता देते हैं। अब या में बताइए क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य या बाद में आ रहा है। अब या बाद में आ रहा है, रा पहले आ रहा है, तो अपन को रा से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो या से मतलब है। अब ये या पूरा दिख रहा है या आधा, नहीं ये पूरा दिख रहा है। अब आप कहोगे रा चढ़ा है इसलिए पूरा दिख रहा है, भाई रा व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। ये अगर रा भी चढ़ा हुआ होता और अगर या आधा होता तो पता है कैसा लिखा जाता, फिर ऐसे लिखते हम, इस या को आधा ही लिखते है ना। लेकिन अगर आधा नहीं दिख रहा है तो इस य में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है हमारा। अब अ का जब ऊ से मेल होता है तो ओ की मात्रा नया गुण निकल आता है, वो होती है ओ की मात्रा। अ और ऊ से ओ बन जाता है, अ और ई से ए बन जाता है, अ और री से अर बन जाता है, अ और री से अल बन जाता है। ये गुण संधि के नियम होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ और ऊ को मिला के बनेगी ओ की मात्रा जो आगे वाले या पे आ जाएगी, और ये हो जाएगा सूर्यो, बचा क्या दयः, तो बन गया सूर्योदयः, गुण संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही देखिए वृक्षस्य उपरि, तो या में छुपा हुआ जो अ है, या में छुपा हुआ अ ऊ से मिला तो क्या बना, बोले इन दोनों के मेल से बनी ओ की मात्रा और परि अलग से लगा दिया तो बन गया वृक्षस्यो परि। ऐसे ही अकारत, अब हा में से आधा निकाल दीजिए, ई निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा य, और आ पूरा जुड़ेगा तो या पूरा कर देगा या को, तो यह बन गया और हा हो गया आधा। अब आधा हा या तो ऐसे लिख दीजिए आप ह्यकारत, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो कैसे लिखेंगे, आधे हा में जब या मिल जाएगा तो आधा ह य औकारत, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी यण संधि हो गई है कि छोटी ई की मात्रा, ई का रूप बदल गया या में। अब कहते हैं च ए, अब देख लीजिए अ का चा में क्या छुपा हुआ है, कौन सा स्वर है चा में, चा में हमारा है अ, नहीं तो ये आधा च दिखता, नहीं आधा नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, अर्थात इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। अ का मेल जब ए से होगा तो क्या बन जाता है, देखिए
आ का जब ई से हुआ था तब तो ए बन गया था, लेकिन अब ए का मेल जब आ से होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे कुछ नहीं होगा, गुण तो नहीं बदलेगा क्योंकि गुण तो नया निकल के आ गया है, उसमें अपन वृद्धि कर दीजिए, तो वही हमारी वृद्धि संधि हो जाती है। मतलब जो ए की एक मात्रा है वो क्या हो जाएगी, ऐ की दो मात्राएं बन जाएंगी, यानी इस अ और ए के मेल से क्या बनेगी, ऐ की मात्रा निकल आएगी, तो ये हो जाएगा चई काकिनी। ठीक है, ये अपन संधियां हम आपको सारी पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, अब यही यहाँ पे फिर से देख लीजिए, तो ये हमारी जहाँ पे ऐ की औ की मात्रा देखें, समझ जाइएगा कि ये हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, अब कहते हैं ई का ऊ से मेल हो रहा है, ता में छुपी हुई ई और ऊ का मेल होगा तो क्या होगा, ई किस में बदल जाएगी, या में, और या में जब ये वाला स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, यू, और ता हो जाएगा आधा, तो क्या बनाएंगे, ई त आधा, या में ऊ और इक्त्वा, इत्युक्ता, इत्युक्त्वा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए प्रति अवदत, तो पहले प्र और त, ई के बाद अ आ गया, असमान स्वर आ गया, तो ई बन जाएगी या में, और आ उसको पूरा कर देगा, तो ये आ पूरा बन जाएगा। अब छोटी की मात्रा हटा दीजिए और आ हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, प्र, फिर आधा त, फिर य और वदत, प्रत्यावदत। ठीक है, ऐसे एक एक क्रम से करेंगे तो आपको सब आते जाएंगे। वो भी हमारी यण संधि का था। यहां देखेंगे तो क्या बनेगा, प्र उक्तम, प्र में छुपा हुआ अ, ऊ से मिलेगा, नया गुण बनेगा, ओ की मात्रा बन जाएगी, अ और ऊ क्या बन जाएंगे, ओ की मात्रा, और वो ओ की मात्रा कहाँ जाके जुड़ेगी, प्र में, तो ये हो जाएगा प्रोक्तम, प्र उक्तम हो जाएगा प्रोक्तम। आगे लिखते हैं तत्र, तत्र में छुपा हुआ अ, फिर से देख लीजिए वही बात आ गई, अ में जो छुपा है अ, त्र में ए से मिल जाएगा, अ और ए की मेल से क्या बनती है, ऐ की मात्रा, तो कहाँ जाएगी, यहाँ लग जाएगी, ए को हटा दीजिए, ये हो जाएगा तत्रैव। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से देख लीजिए, अ का ऊ से मेल हुआ तो क्या बनेगा, अभी हमने क्या बताया था, वृद्धि संधि में देखिए जब आ में ई मिला था तब तो हमारे पास नया गुण बन गया था ए, लेकिन ये वाला जो गुण वाला स्वर है जब आ से मिलता है तब वो क्या करता है, नया गुण नहीं बनाता है, क्योंकि गुण तो ये खुद में निकल के आया है, बस इसमें वृद्धि कर देते हैं, तो वो ऐ हो जाती है। तो अ और ई के मेल से ए की मात्रा एक निकलती है और ऐ की से दो मात्राएं निकलती हैं। अपन स्वर संधि में ये पढ़ चुके हैं, इसलिए नया गुण बनता है तो इसलिए क्या देते हैं इसको गुण संधि, और एक मात्रा बढ़ जाती है तो इसलिए इसको क्या देते हैं, वृद्धि संधि। ये इनका अंतर होता है। तो ऐसे ही सेम हमारा किससे होता है, जब अ का ऊ से मेल होता है तब ओ बन जाता है, जैसे अब सूर्योदय में बना, लेकिन ये ओ जब हमारे किस में, अ में जुड़ जाए, अब ये नया गुण है वो ओ से जुड़ा तो क्या बन जाएगा, औ की मात्रा बन जाएगी, किसकी बनेगी, औ की मात्रा, तो ये हो जाएगा गुण और ये हो जाएगी वृद्धि। तो देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ तो देख वही हो रहा है, तत्र और उपस्थित था, तो आ का जब ऊ से मेल हुआ तो ओ की मात्रा बन गई, लेकिन अगर यहाँ पे आ के साथ में ओ होता तो क्या बन जाता, ये तत्र बन जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊ है तो नया गुण बना दीजिए। ठीक है, अ का ऊ से मेल हुआ ओ बन गया। अब यहाँ तथा इच्छम, अब देखिए आ के बाद जब ई आती है तो क्या बनता है, गुण में अभी बताया ए बन जाता है आ और ई की मेल से, तो क्या बना, बड़े आ की मात्रा हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, ए की एक मात्रा बना दीजिए, था में ये मात्रा जुड़ जाएगी तो हो जाएगा अथे यथेक्षम। ठीक है, यथेक्षम हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि अगला प्रश्न, स्थूल पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी स्थूल पदों को देखकर उसके लिए प्रश्न निर्माण कीजिए उनके स्थान पर। ठीक है, कहां पर, अब स्थूल पद का अर्थ क्या होता है, देखिए स्थूल का अर्थ होता है मोटा होना। ठीक है, तो आपको बोल्ड जो लेटर कहा जाता है ना, कि जैसे ये देखिए ये सिंपल हो गए, ये साधारण हो गया, अरे नहीं भाई अभी नहीं, हाँ ये आपके तो ऐसे ही सामान्य अक्षर हो गए आपके, लेकिन वहीं पे अगर इसको हमने कह दिया ये इतना मोटा, तो ये तो हमारा साधारण वर्ण हो गया, या ये हम कहें तो ये तो साधारण हो गया और ये हमारा स्थूल पद हो गया। तो स्थूल पद का मतलब कुछ और नहीं समझा कीजिए कि कुछ और कुछ क्या अर्थ होता है, इसलिए हमने ये चीज़ बता दी कि स्थूल पद यानी मोटे अक्षरों में जो चीज़ लिखी हुई है उनके स्थान पर प्रश्न निर्माणम करो, तो उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण कीजिए। हमने इसलिए उनके नीचे आपको अंडरलाइन करवा दी। ठीक है, प्रश्न निर्माण के लिए हमने आपको क्या बात बताई थी
कि किम जो शब्द होता है उसके हमने आपको तीनों वचनों के शब्द रूप याद करवाए थे कि पुल्लिंग के अलग बनते हैं। किम का अर्थ होता है क्या या कौन, ठीक है। इसके हमने शब्द रूप आपको तीनों के अलग अलग करवाए हैं। शब्द रूप की लिस्ट में जाके देख लीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सबके अपने अलग अलग रूप बनते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ परिवर्तन देखिए कुछ नहीं है। जैसे अगर बालक के आपने याद कर लिया रूप, बालक का, बालिका का और फल का, इन तीनों के अगर शब्द रूप याद हैं तो आपको ये किम शब्द के भी हो जाएंगे रूप याद। बिल्कुल आप जरा एक बार चेक करके देखिएगा बहुत आराम से। अच्छा, ये चीज हमने क्यों बताई? क्योंकि जो स्थूल पद होता है यानी जो शब्द होता है उसमें लगे हुए हम किसको पहचान लेते हैं? बस दो चीजों को आप पहचान लीजिए कि ये जो पद है उसमें कौन सा लिंग है, लिंग देख लीजिए, और उसमें लिखा हुआ वचन और विभक्ति, लिंग वचन और विभक्ति। बस जो इस शब्द में जो हमारा जो शब्द है जिसके स्थान पे प्रश्न बनाना है उसकी लिंग वचन विभक्ति देख लीजिए और उसी लिंग वचन और विभक्ति का अपना किम शब्द का रूप उठा के रख दीजिए उसके स्थान पे, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। देखिए मूल तो होता है ये नियम। अब छोटा नियम हम और बता देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ग्रामे यानी गांव में निर्धना स्त्री अवसत, निर्धन स्त्री रहती थी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम सोच सकते हैं कि क्या लिखा है? गांव में निर्धना स्त्री अवसत। अब निर्धना जो शब्द है देखिए निर्धन में बड़या की मात्रा लग रही है अर्थात बालिका जैसे शब्द रूप बन रहा है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जहां बड़या की मात्रा है इसमें ना के बाद और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें? यहाँ निर्धना और ये स्त्री दोनों में ही ना तो अम दिख रहा है ना इम दिख रहा है ना कोई दूसरी परिवर्तन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो ये कौन सी हो गई हमारी? प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो जो किम शब्द के जब रूप बनते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? का। जैसे निर्धना तो किम भी बन गया हमारा का, क्या बन जाएगा? का। तो यहां की पहले हमने देखा क्या है इसका? निर्धन स्त्री, इसका लिंग कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग। इसका वचन कैसे पहचानेंगे भाई? यहां से विभक्ति से पहचानेंगे। बालिका, बालिके, बालिकाः, तो यहाँ बालिका शब्द लिखा हुआ है, निर्धन बन गया निर्धना। स्त्री का स्त्री, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है अर्थात ये कौन सी है? इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन। तो किम शब्द का भी स्त्रीलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या बन जाएगा? का। और सीधी सी बात है उसमें बड़या की मात्रा लगी है तो हमारे क में भी बड़या की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा का। यहां देखेंगे स्वर्ण का कम द्वितीय विभक्ति, कोई भी लिंग है देख लीजिए यहाँ पे लिखा है द्वितीय, अब यहाँ लिखा है काकम, स्वर्ण काकम। काक शब्द में अंक की बिंदी लग गई है अर्थात ये कौन सा है? द्वितीय विभक्ति का है। स्वर्ण काक लिंग पहचानिए, पुरलिंग है। स्वर्ण काक काकम, अब देखेंगे आपके बालकम, बालकौ, बालकान, तो बालकम जो शब्द है या अम जितना जहां पे भी अम लिखा होगा वो एक वचन में ही लिखा हुआ होता है। विभक्ति कौन सी होती है? अम जहां पे भी लगता है वो द्वितीय विभक्ति में ही लगता है, याद रख लीजिए। द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम लगता ही है, स्त्रीलिंग में भी लगेगा पुल्लिंग में भी लिखेगा। लेकिन लिंग पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये काक है या काका लिखा है, काक लिखा है या काका लिखा है, यहाँ काक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ स्त्रीलिंगवाची शब्द तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। तब फिर क्योंकि ये जो कम शब्द है किम शब्द का अगर हम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखें तो बनता है कम। ऐसे भी लिख सकते हैं कम और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर पुल्लिंग है तो लिखेंगे कम, और अगर वहीं पे लड़की स्त्रीलिंग वाली बात होती तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता? काम हो जाता। और वहीं नपुंसक लिंग होता तो वहां पे वो किम हो जाता। इसलिए लिंग पहचानना जरूरी है, ठीक है। अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं, जैसे इसमें अंक की बिंदी लगी तो कम में भी अंक की बिंदी लग गई, इसमें बड़या की मात्रा लगी थी तो इसमें भी बड़या की मात्रा लग गई। स्वर्ण का कम तो उसके स्थान पे आ गया कम, यानी स्वर्ण काक को निवारती हुई, हटाती हुई, रोकती हुई बालिका प्रार्थना करती है। तो किसको निवारती हुई बालिका प्रार्थना करती है? तो स्वर्ण काक को, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी आया किसको, ठीक है। स्वर्ण काक पुल्लिंग था तो इसलिए पुल्लिंग वाला ही किम शब्द का रूप लगा दिया कम।
ऐसे ही कहते हैं सूर्योदयात, यानी सूर्योदय से, क्या कहते हैं, सूर्योदय से पूर्वम एव, पूर्व ही बालिका तत्रो उपस्थिता, वहां उपस्थित हो गई। तो यहाँ क्या लिखा है, सूर्योदयात, आत विभक्ति पहचान लीजिए। सूर्योदय, सूर्योदय में क्या लगा है, आत। मूल शब्द क्या होता है, सूर्योदय, अकारांत है। सूर्योदय देखिए कैसा है, सूर्योदय अकारांत शब्द है, यानी पुरलिंग है। पुरलिंग में भी क्या लिखा हुआ है, आत जुड़ा हुआ है। तो पुरलिंग की कौन सी है, इसमें आत कहाँ जुड़ता है, पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति वो भी एक वचन। तो जो किम शब्द है उसके पुरलिंग पंचमी विभक्ति का एक वचन देखेंगे तो बन जाएगा कस्मात। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहां लिखा है सूर्योदयात, तो ये भी बन गया हमारा कस्मात। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण करते हैं। हमें भाई बहुत सारी वैसी चीजें नहीं पढ़नी है, अपन सिंपल समझ लीजिए। यहाँ पे आत लिखा तो किम शब्द में का भी कस्मात वाला रूप आ गया। सूर्योदयात तो कस्मात, वृक्षात तो अकस्मात। ठीक है, इस प्रकार से हमारे विभक्ति को देखकर हमारा देखिए प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण, अगर आपको विभक्ति पहचानना आ गई ना तो प्रश्न निर्माण करना आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है निर्धन मातुहु। अब मातुहु जो शब्द है, माता जो माता शब्द किससे बनता है, मातृ से। और मातुहु उसका रूप कब बनता है, जब वो षष्ठी विभक्ति में आ जाता है। मातुहु यानी माता की। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, जहां पे का की का अर्थ निकले। तो यहाँ मातुहु शब्द स्त्रीलिंगवाची है, क्या लगा है उसमें, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और एक वचन कैसे है, क्योंकि अगर षष्ठी विभक्ति के अगर किसी भी शब्द रूप में देखें तो जो आपकी द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, तो द्विवचन में योह शब्द जुड़ जाता है और जो बहुवचन होता है उसमें नाम जुड़ा होता है। ये षष्ठी विभक्ति के आप किसी भी रूप में देख लीजिएगा कि उसके द्विवचन में तो योह लग जाता है, भले कोई सा भी होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कोई भी होगा। षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में योह होगा और उसके बहुवचन में नाम या अनाम लगा हुआ आपको दिखेगा। ये पहचान होती है। तो भाई यहाँ पे आपको योह और या नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये एक वचन की बात हो रही है। तब फिर हम क्या करेंगे, जो स्त्रीलिंगवाची षष्ठी विभक्ति का एक वचन कौन सा आता है हमारा, कस्य शब्द बन जाता है पुरलिंग के लिए, और कस्या जो शब्द है वो बन जाता है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, जैसे बनता है बालिका शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप, बताइए क्या बनता है, बालिकयाः, तो ये भी बन गया कस्याः। अच्छा, पुरलिंग बनता है कस्य, जैसे राम बन जाता है रामस्य, बालक बन जाता है बालकस्य, यहाँ लिखा होता है रामस्य बालकस्य, तो उसकी जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह हम लिखते कस्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंगवाची है, तो जैसे बालिका के शब्द हमने कहा है, बालिका के याद कर लीजिए, आपको किम शब्द के रूप याद हो जाएंगे। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कस्याः, हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप आ जाएगा कि बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, बालिका थी निर्धन माता की पुत्री थी। तो यहाँ पे आ जाएगा बालिका किसकी पुत्री थी, तो जो किसकी जो शब्द है वो किसका आया, स्त्रीलिंगवाची आ गया। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ऐसे ही देख लीजिए, अभी हमने कहा ना रामस्य होता तो कस्य आ जाता, ऐसे ही देख लीजिए स्वर्ण का कस्य, यहाँ देखिए अस्य लगा हुआ है, तो समझ जाइए ये जो स्य शब्द है वो किस में आता है, हमारे अकारांत पुरलिंग में आता है। तो जैसे राम बन जाता है रामस्य, बालक बन जाता है बालकस्य, तो यहाँ पे हो गया स्वर्ण का कस्य, तो उसके स्थान पे क्या लगेंगे, कस्य। पुरलिंगवाची जब आप एक वचन में षष्ठी विभक्ति में देखेंगे तो क्या रूप बन जाता है, किम शब्द का कस्य रूप बन जाता है। तो हमेशा ये एक बात ध्यान रखनी है, हमें प्रश्न निर्माण करते समय नोट कर लीजिए, ये चीज आपने दिमाग में रख ली तो आप प्रश्न निर्माण हमेशा सही करके आएंगे, कभी गलत नहीं होगा। कैसे कि जो हमारा शब्द है उसके क्या पहचानना है आपको, लिंग, वचन और विभक्ति, कि पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा से सप्तमी तक कौन सी विभक्ति लगी है। अगर ये आपने पहचान लिया तो किम शब्द के ही, क्योंकि किम शब्द के तीन रूप बनते हैं, पुरलिंग के लिए अलग बनते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनते हैं और नपुंसकलिंग के लिए अलग बनते हैं। और वो भी याद करना कितना आसान है कि इस पुरलिंग के लिए बनाना है तो बालक की तरह याद कर लीजिए, स्त्रीलिंग के लिए बनाना है तो बालिका की तरह याद कर लीजिए,
और नपुंसक लिंग के लिए करना है तो फल की तरह बना लीजिए। ठीक है, तो किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप अलग बन जाते हैं। तो देख लीजिए आप कि यहाँ पे ये जो हमारा शब्द है जिसके स्थान पे प्रश्न बनाना है वो किस लिंग का है, किस वचन का है और किस विभक्ति का है। उसी लिंग वचन विभक्ति का अपना किम का रूप रख दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये नियम है, ये मूल नियम अपन ने समझ लिया तो अपने पास 100 अगर भी आ गए प्रश्न निर्माण तो कहीं गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रकृति प्रत्यय संयोग कुरुत पाठा चित्वा वा लिखत। अब पाठ में से चुनकर बताइए, पाठ में से चुनकर उन शब्दों को लिखिए जो यहाँ पे लिखे हैं। प्रकृति लिखी हुई है, प्रत्यय लिखे हुए हैं और उपसर्ग भी है, यहाँ पे तो उपसर्ग भी बताया गया है। प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द, उसमें प्रत्यय जुड़ने से कुछ अलग अर्थ निकल आता है, उपसर्ग जुड़ने से कुछ अलग अर्थ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय सब दे दिए हैं। अब आपको उनको जोड़कर क्या बनाना है, पाठ में जो शब्द दिए हैं उनके अनुसार आपको चुनकर लिख देना है। तो वी शब्द में लोक जुड़ गया और ल्यप प्रत्यय का क्या जुड़ता है अपना अकेला, ल्यप प्रत्यय जब किसी मूल धातु से जुड़ता है तब उसका या शेष रह जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, विलोक्य। क्या बन जाएगा, विलोक्य। ठीक है, विलोक्य हमारा शब्द उसमें दिया भी है पाठ में। आगे देखते हैं आ, गम और ल्यप। हमेशा आपको पता है ल्यप प्रत्यय क्यों जुड़ता है। ल्यप प्रत्यय उन धातुओं में जुड़ता है जिनमें पहले से उपसर्ग लगा होगा तब। ठीक है, कर या करके का अर्थ बताने। इक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का अर्थ समान होता है। इक्त्वा का अर्थ भी होता है कर या करके और ल्यप का प्रत्यय, ल्यप का अर्थ भी होता है कर या करके। लेकिन इक्त्वा और ल्यप में अंतर क्या होता है, अपन वैसे पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि जो इक्त्वा प्रत्यय होता है वो कैसा होता है, सिर्फ धातु जो होगी उसमें जुड़ेगा, और जो ल्यप प्रत्यय होगा वो किसमें होगा, धातु तो होगी लेकिन कौन सी होगी, उसमें उपसर्ग जरूर लगा होगा कुछ ना कुछ, तब ल्यप प्रत्यय जुड़ जाता है। और इक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रह जाता है, ल्यप प्रत्यय का या शेष रह जाता है। ये नियम देख लेना है। आगे देख लेते हैं, देखिए कैसे लिखा है, आ गम म्य, यहां से जोड़ा वी लोक क्य। ठीक है, ऐसे ही नि छिप य, निक्षिप्य। अब इक्त्वा लगा, फिर से आ गई बात। इक्त्वा प्रत्यय का हमने क्या नियम समझाया था कि यहां पे क्या जुड़ेगा, त्वा जुड़ेगा, का लोप हो जाता है। ठीक है, और ये जो श है वो ता के होने पे किस शा में बदल जाता है, ये षटकोण के शा में बदल जाता है। और जैसे ही शा में बदलता है तो ता भी कह देता है कि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं ता की जगह पे टा बन जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा, दृष्टवा। तो दृश्य में इक्त्वा प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, दृष्टवा। ऐसे ही शी में इक्त्वा लगता है तो क्या बन जाता है, इसकी हो जाती है छोटी की मात्रा, और या लग बन जाता है तो बन जाता है शयित्वा। क्या बन जाएगा, शयित्वा। लघु में जब तमप प्रत्यय जुड़ेगा तो पा का हो जाता है लोप, हलंत जिसमें लगता है उसकी हलंत्यम हो जाता है और हलंत्यम की इत संज्ञा हो जाती है। इत का अर्थ होता है गायब हो जाना। तो लघु और तम, तमप प्रत्यय का पहचान क्या होती है, तम शब्द पीछे जुड़ा होगा, वृहत्तम, लघुत्तम। तो तम जुड़ता है, कहाँ का जुड़ता है, तमप प्रत्यय का जुड़ता है। ठीक है, तो ये लघुत्तम, लघुत्तमम, तम दिख रहा है ना, तमप प्रत्यय है अपना। विभक्तियां लगती जाएंगी तो रूप तो बदलते जाएंगे उसके। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय संग में दिए हुए हैं, उनको अलग अलग करना है। जैसे तुम जहां लगा है उसमें तुमुन प्रत्यय है तो रुद धातु है, रोने की धातु का मूल रूप क्या होता है, रुद। तुमुन प्रत्यय लगेंगे, अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा रुद तुमन। ऐसे ही देखिए ट्वा दिख गया तो क्या है इसमें, ट्वा अलग, ट्वा प्रत्यय नहीं होता है, होता है इक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय होता है हमारा और उसका भी क्या, का लोप हो जाता है और शा के योग से वो किसमें जो ता है टा में परिवर्तित होता है। अपन ने पीछे वाले अभी अभ्यास में किया अपन ने। तो इसकी मूल धातु क्या होगी, दृश्य, और प्रत्यय कौन सा होगा, इक्त्वा। ऐसे ही विलोक्य में लोक इसका मूल धातु है, वी इसमें उपसर्ग लगा है और ल्यप इसमें प्रत्यय है, क्योंकि या पीछे अगर दिख जाए समझ जाइएगा कि इसमें ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही निक्षिप्य में छिप धातु है इसकी, नी इसमें उपसर्ग हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। आगम्य में देखेंगे तो आ हमारा क्या है, उपसर्ग हो गया, गम
इसकी धातु हो गई और या पीछे लगा है तो ल्यप इसमें प्रत्यय हो गया। शयित्वा में श जो है वो किससे बनता है, शी धातु से बनता है और उसमें इक्त्वा प्रत्यय लग जाएगा, हो जाएगा शयित्वा। लघुत्तम में देखेंगे तो लघु हमारा एक मूल शब्द है, तमप उसमें प्रत्यय है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रकृति प्रत्यय हो गए। अब ये हमारा आता है कि अधोलिखितानि कथानानि कह काम कह का, यानी किसने कम या काम किसको कहा, किसने किसको कहा। कथन दिए हुए हैं, अपन ने कहानी पूरी पढ़ी है, अब सिर्फ हमें ये बताना है कि ये कथन किसने किसको कहा। कह का अर्थ होता है किसने, कम का अर्थ होता है किसको। यानी देखिए ये प्रथमा विभक्ति है, ने का चिन्ह निकल रहा है इसमें से, इसका अर्थ क्या हो रहा है किसने। और कम, कम जो होता है द्वितीय विभक्ति में आता है, द्वितीय का चिन्ह क्या होता है को, यानी किसने किसको। अब पढ़ते हैं अपन वाक्य। पूर्वम यानी पहले, प्रातःराशः क्रियताम, पहले तुम प्रातःराशः करो, यानी पहले तुम नाश्ता करो। ये किसने बोला था, स्वर्णकाक ने बालिका को बोला था। तो आप लिखेंगे स्वर्णकाकः किसको बोला, बालिकाम, बालिका को। क्योंकि को का अर्थ बताना है इसलिए सब में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और द्वितीय विभक्ति एक वचन में कैसे लगाते हैं, या तो मां हलंत लगा दीजिए या ऊपर अनुस्वार लगा दीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखें अब फिर कहते हैं सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य की गर्मी में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने बोला था, माता ने पुत्री को बोला था। तो वृद्ध माता, वृद्धा माता, माता कैसी थी, वृद्धा थी, उसने किसको बोला था, पुत्री। अब को, पुत्री को, अब हिंदी में तो हम को कह देते हैं, संस्कृत में क्या लगा देंगे, मां हलंत लगा दीजिए, पुत्रीम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये कौन है, कहने वाली है। ये सब जो कह शब्द के अंदर आ रही है मतलब किसने, ने जहां पे आता है प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे तो प्रथमा विभक्ति के ही रूप आने एक वचन के, यहाँ आने हैं द्वितीय विभक्ति एक वचन के। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब ऐसे प्रश्न आ जाएं कह और कम, तो वहां आप कौन सा लगाएंगे, कह के स्थान पे आप प्रथमा विभक्ति के रूप लगाएंगे आप, और कम के स्थान में आप द्वितीय विभक्ति का रूप लगाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ, ऐसा किसने बोला था, बालिका ने स्वर्णकाक को बोला था। तो बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप और स्वर्णकाकम द्वितीय विभक्ति का रूप। फिर कहते हैं अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। ये ऐसा किसने बोला था, स्वर्णकाक ने बालिका को बोला था। तो स्वर्णकाकः प्रथमा विभक्ति का रूप और बालिकाम में द्वितीय विभक्ति। आगे देख लेते हैं। भो नीच काकः, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम यानी मुझको, तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझको चावलों का मूल्य दो। ऐसा किसने बोला था, जो गर्विता बालिका थी, घमंडी जो लड़की थी, उसने स्वर्णकाक को बोला था। तो लुब्धया पुत्री कह सकते हो आप, या लिख सकते हो गर्विता, गर्वितया बालिका, जो गर्वित बालिका थी या घमंडी लड़की थी, उसने स्वर्णकाकम, स्वर्णकाक को बोला। तो इस तरह से ये आपके प्रश्नोत्तर भी हो जाते हैं। आगे देख लेंगे, लिखा है उदाहरण अनुसार कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक में दिए हुए शब्द हैं उन सब में पंचमी विभक्ति लगा के आप क्या कर दीजिए, अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए। तो पुल्लिंगवाची अगर जो शब्द हो तो उसमें एक वचन में क्या जोड़ते हैं, आत, द्विवचन में क्या जुड़ता है, आभ्याम, और बहुवचन में जुड़ता है एभ्य। ये ध्यान कर लीजिए। स्त्रीलिंग की पंचमी विभक्ति का रूप याद कर लीजिए, इसमें जुड़ता है याह, फिर भ्याम और एभ्य, ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, और नपुंसकलिंग जो होते हैं, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक प्रकार के चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या आएंगे, मूषक बिला, मूषकः बहि निर्गच्छत, मूषक बाहर निकलता है, बिल से, बिल से बाहर निकल रहा है। जहां अलग होने का भाव हो पंचमी लगा दीजिए। तो बिल शब्द कैसा है, अकारांत है। अकारांत का मतलब नपुंसकलिंग या पुल्लिंग है, तो क्या लगा देंगे, बिल से, एक बिल बता रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, बिलात, बिल बन जाएगा बिलात। अब ता क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जशस्तु संधि का नियम कह रहा है आगे आने वाला व्यंजन है, तो ता दा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। जनः बहि आगच्छति, गांव, जन बाहर आते हैं,
कहाँ से? गांव से। तो ग्रम बन जाएगा हमारा ग्रामात। गांव का पंचमी विभक्ति लग के क्या रूप बन जाएगा? ग्रामात। ऐसे ही पर्वत बन जाएगा पर्वतात निस्सरंती, नद्या यानी नदियां पर्वतात, पर्वत से, या अगर बहुवचन का रूप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पर्वतेभ्यः, एभ्य लगा दीजिए तो बन जाएगा पर्वतात या पर्वतेभ्यः। आगे कहते हैं पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो कहां से गिर रहे हैं? वृक्ष से। तो जहां से कोई चीज अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। अगर एक वृक्ष लिखना है तो आप लिख देंगे वृक्षाद, 2 वृक्ष लिखने हैं तो आप लिख देंगे वृक्षाभ्याम, और बहुत सारे अगर लिखने हैं तो लिख देंगे वृक्षेभ्यः। पंचमी विभक्ति तीनों में होती है, तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बालकः विभेति, बालक डरता है किससे? सिंह से। भय त्रात अर्थे भीत्यार्थे पंचमी, यानी भय और त्रास के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अर्थात सिंह कैसा है हमारा? अकारांत है। पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो उसके हिसाब से क्या लगाएंगे हम? एक वचन है तो कहेंगे सिंघात, 2 होते तो हम कहते सिंघाभ्याम, और बहुत सारे होते तो हो जाता सिंहेभ्याम। आगे देख लेते हैं ईश्वरः त्रायते, ईश्वर से डरते हैं। कौन? क्लेशात, क्लेश जो होते हैं, दुख होते हैं, वो किससे डर जाते हैं? ईश्वर से डर जाते हैं। तो यहाँ पे क्लेश शब्द हमारा अकारांत है, तो इसलिए नपुंसक लिंग और पुल्लिंग वाली विभक्ति हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लेशात। आगे देख लेते हैं प्रभु भक्तम, प्रभु भक्त को निवार्यति, निवारण करते हैं किससे? पाप से। तो पाप में से की विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पाप बन जाएगा पापात, क्योंकि अकारांत है तो नपुंसक लिंग या पुल्लिंग जैसी हम उसमें रूप बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये अब हमारा आज पाठ हो जाता है पूरा। ठीक है, अभ्यास कार्य हमने इसीलिए एक ही वीडियो में आपको करवा दिए, जैसे कि अपन पार्ट में अलग अलग नहीं जाएंगे, एक ही जगह आपको मिल सकते हैं। ऐसे ही आप सीधा मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट से भी आप अपने वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। करना क्या है आपको? गूगल टैब पे जाके आपको लिखना है magnetbrains.com, तो इंटर करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे वीडियोस की सारी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको क्लासेस सारी दी हुई हैं। उनमें भी आपको जो क्लास सिलेक्ट करनी है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 9th क्लास को देखना है, आपने इसको क्लिक किया 9th क्लास के, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। उनमें भी मान लीजिए संस्कृत आप देखना चाहते हैं, तो जैसे संस्कृत पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत के सारे वीडियोस दिखने लगेंगे। यहाँ पे पूरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ देखेंगे चैप्टर वाइज वीडियोस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी आप इस पे क्लिक करेंगे जिस लिस्ट पे, उसी लिस्ट के आपको वीडियो सामने आ जाएंगे। मानते हैं कि संधि प्रकरण आपको देखना है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने 16 वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। उनमें भी मान लीजिए आपने दीर्घ संधि को देखना है, तो आप जैसे दीर्घ संधि को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत सिंपल है, आराम से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, क्रॉस करके वापस उसी लिस्ट पे आ जाइए। यहीं से किसी दूसरे भी उस पे कोर्स पे जाना है, किसी दूसरे क्लास के सब्जेक्ट को देखना है, तो यहाँ से क्लास, यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और आप जैसे इंटर करेंगे ऐसे ही पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो YouTube पे सर्च करते थे, यहाँ पर आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इतना ज़्यादा जो प्लेलिस्ट में कई चीज़ें नहीं मिलती थी वो सब आराम से आपको मिलेंगी। तो एक्सप्लोर कीजिए अब जाके वेबसाइट पे, और हम कल से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, अपना नया पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।